हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों सीएनटी एक्ट का कुछ प्रमुख प्रावधान। आज हम लोग उसी के कड़ी में आगे देखेंगे दोस्तों, उसका ये सेकंड पार्ट होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं तो आज का क्लास बिना देर किए हुए। तो सीएनटी एक्ट 1908 के महत्वपूर्ण प्रावधान अभी तक हम लोग क्या क्या देखे दोस्तों? अभी हम लोग इसमें 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। एक मिनट पेन ले लेते हैं दोस्तों ना। अभी तक हम लोगों ने 4 अध्याय क्या क्या पढ़ लिया? पहला पढ़ा संक्षिप्त नाम। पहला क्या पढ़ा? संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम पहला पढ़ा। दूसरा संक्षिप्त नाम, इसका प्रसार और इसका परिभाषा पढ़ा, है ना? हम लोगों ने ये पहला पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इसका दूसरा हमने पढ़ा काश्तकारों का वर्गीकरण। काश्तकारों का वर्गीकरण। दूसरा हम लोग काश्तकारों का वर्गीकरण पढ़ लिए। तीसरा हम लोग क्या पढ़े? हम लोग तीसरा भूधारक पढ़े और चौथा पढ़े रैयत। चौथा रैयत पढ़ लिए। हम लोग यहाँ देख चुके हैं यहाँ तक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 5 खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, जो धारा 37 है दोस्तों, है ना? चलिए शुरू करते हैं इसको। खुटकट्टी हक प्राप्त रैयत। खुटकट्टी हक प्राप्त रैयत व्यक्ति रैयत की श्रेणी में आता है और अधिभोगी रैयत या कायमी रैयत की तरह उसे भी जमीन का अधिकार प्राप्त है ना? ये कह रहा है कि जो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है वो एक सामान्य रैयत की तरह ही एक श्रेणी है ना? ये अधिभोगी रैयत या कायमी रैयत की तरह ही उसे भी जमीन का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे हम लोग पढ़े कि अधिभोगी रैयत है, यानी अधिभोगी रैयत को ही कायमी रैयत कहते हैं। अधिभोगी रैयत को हम लोग कायमी रैयत कहते हैं। ये दोनों का अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार से खुटकट्टी अधिकार, खुटकट्टी का जो हक मिला हुआ जिसको, उसको भी उसी तरह का हक प्राप्त है। यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से 20 वर्ष से अधिक पूर्व भूमि के काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ये करा कि यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के 20 वर्ष पूर्व, है ना, जो ये अधिनियम बना था उसे 20 वर्ष पूर्व ही, है ना, पूर्व ही काश्तकारी सृजित कर दी गई थी उसका, तो इसमें भूमि का लगान उसका बढ़ाया नहीं जाएगा। यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोग रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगा, है ना? ये कह रहा है कि यदि भूमि के लगान में वृद्धि कोई किया जाता है ना, किसके आदेश पे? तो उपायुक्त के आदेश पे अगर किया जाता है या किसी भी आदेश से किया जाता है तो उसी गांव में जो अधिभोगी रैयत है यानी कायमी रैयत है, उससे उसके जो लगान उस पर लगता है उससे आधे से अधिक नहीं होगा इस पे लगान वृद्धि, है ना? नेक्स्ट है अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत के बारे में बात कर रहा है। अध्याय 6, है ना? अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत के बारे में बात कर रहा है। धारा 38 से लेकर धारा 42 तक है इसमें दोस्तों। इसमें गैर कायमी रैयत और अनाधिभोगी रैयत की जमींदार से पट्टा पाने का हक है ना? ये कह रहा है कि इसमें जो गैर कायमी रैयत है यानी अनाधिभोगी रैयत है उसको जमींदार से यानी सरकार से पट्टा पाने का हक है। पहला ये धारा 38 कर रहा है। धारा 39 क्या कह रहा है? 39 कि अनाधिभोगी रैयत या गैर कायमी रैयत, अनाधिभोगी रैयत को ही गैर कायमी रैयत कहते हैं, तो अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। कह रहे कि जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं उसी प्रकार अनाधिभोगी रैयत को भी देना पड़ेगा लगान। धारा 41 कहता है कि जो गैर कायमी है यानी अनाधिभोगी रैयत है को लगान बकाया होने, अगर इसका लगान बकाया होने या स्थानीय रीति के अनुसार जमीन का उपयोग नहीं करने या पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरांत उसके जमीन के हक से निष्कासित किया जा सकता है ना? अगर वो लगान नहीं देता है जैसे अधिभोगी रैयत देते हैं, है ना, उसी तरह का वहां का जो स्थानीय नीति है उसके अनुसार वो अगर जमीन का उपयोग नहीं करते हैं और अगर जमीन का पट्टा, क्योंकि पट्टा कुछ वर्षों के लिए दिया जाता है, कुछ अवधि होती है उसकी, अगर उसका भी समाप्ति हो जाता है, उस अवधि का भी समाप्ति हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में
उसका हक जो है उससे उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, है ना दोस्तों, जो गैर कायमी रैयत होंगे वो, यानी अनाधिभोगी रैयत होंगे। नेक्स्ट अध्याय 7 है, इसमें अध्याय 4 और अध्याय 6 से जो छूट गया है, अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़े थे, अध्याय 4 हम लोग अध्याय 4 में पढ़े रैयत के बारे में, अध्याय 4 हम लोग रैयत के बारे में पढ़े, है ना, अध्याय 4 रैयत के बारे में पढ़े। और अध्याय 6 अभी तुरंत, अध्याय 6 हम लोग किसके बारे में पढ़े, अनाधिभोगी रैयत के बारे में पढ़े, अनाधिभोगी रैयत के बारे में पढ़े, है ना। ये दोनों से जो छूट गया है जो भी भूमि वो इसमें आएगा, यानी इसमें किस तरह का भूमि आएगा, जो यहाँ के इसमें कुछ खास प्रकार के भूमि के दखलकारों को कायमी हक नहीं मिल सकता है, जैसे जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि या मजियस भूमि। अगर कोई जमींदार का भूमि है या मजियस भूमि है उस पर कोई हक नहीं मिल सकता, या भू अर्जन कानून अंतर्गत सरकार के द्वारा अधिकृत भूमि है, या तो फिर सरकारी कोई भूमि है जो सरकार उसको अधिकृत करके रखी है, उसके बदले अगर कोई उसका अगर लेना चाहे, पट्टा लेना चाहे या उसका किसी प्रकार का कोई दखलकारी चाहिए तो उस पर नहीं मिल सकता दखलकारी, क्योंकि वो एक तरह का सरकारी जमीन है। अब है अध्याय 8, जोतों और भूधृतियों के पट्टे के अंतरण के बारे में इसमें बात किया गया। जो जोत है या भूधृति यानी भूमि धारण के जो पट्टे है उसके ट्रांसफर के बारे में से बात करता है। इसमें धारा 44 से लेकर धारा 51 तक है इसमें, है ना। तो धारा 44 क्या करता है, इसमें कह रहा है इसमें प्रत्येक रैयत को अपने जमींदार से पट्टा पाने का हक है। तो प्रत्येक जो रैयत है उसको अपने जमींदार से पट्टा पाने का हक है, जिसमें जमीन प्लॉट का नंबर होना चाहिए। उसमें उसमें क्या क्या रहेगा, जमीन प्लॉट नंबर रहेगा, रकबा रहेगा, चौहदी रहेगा, सालाना लगान इत्यादि इसमें रहेगा, है ना दोस्तों। उस जो पेपर है उस पेपर में क्या लिखा रहेगा, प्लॉट नंबर लिखा रहेगा, किस प्लॉट का आप ले रहे हैं जमीन, प्लॉट नंबर रहेगा, रकबा रहेगा, रकबा क्या हो गया, उसका रकबा एरिया है ना, ये जमीन का एरिया है रकबा, और उसमें क्या लगान लगेगा वो भी उसमें जिक्र होगा। ये सारा चीज वो जो मिलेगा पट्टा या पेपर जो मिलेगा, अभिलेख जो मिलेगा, पट्टा को अभिलेख भी कह सकते हैं, उसमें ये सारे चीजों का जिक्र होगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धारा 46। धारा 46 क्या कहता है, इसमें रैयतों को अपने अधिकार के अंतरण पर प्रतिबंध है ना। धारा 46 के अनुसार जो इसमें क्या है कि रैयत को अपने अधिकार का अंतरण का इसमें प्रतिबंध है। कैसे कैसे किस तरह से अगर वो अंतरण करेगा तो प्रतिबंध रहेगा। अंतरण का अर्थ क्या है, जमीन की खरीद बिक्री है ना, उपहार बंधक इत्यादि से है। किसी को आप किसी से जमीन का खरीद बिक्री करते हैं या किसी को उपहार देते हैं या बंधक देते हैं, इस प्रकार के एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, अंतरण कहा जाता है। ये पहले ही बताया, कोई रैयत बंधक के द्वारा, है ना, कोई भी रैयत है वो बंधक के द्वारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपनी भूमि का अंतरण नहीं कर सकता है। यानी कोई भी है सो रैयत बंधक के द्वारा 5 वर्ष से अधिक अपनी भूमि का ट्रांसफर नहीं कर सकता, बंधक के द्वारा, याद रखिएगा ना। फिर रैयत बिक्री उपहार अनुबंध के द्वारा अपनी भूमि का अंतरण नहीं करेगा, है ना। कोई भी रैयत जो है वो बिक्री उपहार या अनुबंध जो है, जो भी है बिक्री या उपहार, वो अनुबंध के द्वारा नहीं करेगा। किसके द्वारा नहीं करेगा, अनुबंध के द्वारा नहीं करेगा, यानी एग्रीमेंट के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं करेगा। और ऐसा करना गैर कानूनी होगा। अगर ऐसा करता है कि वो किसी से अनुबंध के आधार पे जमीन का ट्रांसफर करा लिया, एग्रीमेंट के आधार पे करा लिया, तो वो एक तरह का गैर कानूनी है। रैयत अधिकतम 7 वर्षों के लिए भूत बंधा में लगा सकता है या कानूनन मान्य, है ना। कोई भी रैयत है जो 7 वर्ष के लिए ही भूत बंधा ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कोई अनुसूचित जनजाति उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किसी अनुसूचित जनजाति को ही अपनी भूमि अंतरण करेगा, है ना। मतलब कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वो जमीन अनुसूचित जनजाति को ही दे सकता है, बशर्ते बिक्री करने वाला और खरीदने वाला दोनों उसी पुलिस थाना का हो, दोनों सेम पुलिस स्टेशन का हो, है ना, उसी सेम पुलिस स्टेशन का निवासी हो, तभी भूमि का अंतरण होगा। वो भी किससे, वो भी उपायुक्त के पूर्व अनुमति से। देखिए, उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है। इसी प्रकार कोई अनुसूचित जाति का सदस्य अपना जमीन उपायुक्त की अनुमति से ही अनुसूचित जाति को ही अंतरण करेगा, है ना। कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वो अपना जमीन का जो ट्रांसफर वो अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति को कर सकता है, उस उपायुक्त के आदेश पे ही ऐसा कर सकता है। और उसमें शर्त क्या है कि दोनों एक ही जिला का निवासी हो, दोनों, जिसको बेचने वाला भी और खरीदने वाला
दोनों सेम जिला को, तभी ये ट्रांसफर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट ये धारा 46 है। धारा 46 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है और आने वाले भी एग्जाम में पूछ जा सकता है, इसलिए धारा 46 को आप लोग बढ़िया से देखिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार अन्य पिछड़ी जातियां, इसी प्रकार से अन्य पिछड़ी जाति जो है के सदस्य जो है वो भी उपायुक्त की अनुमति से, किसकी अनुमति से, उपायुक्त की अनुमति से ही ओबीसी को ही भूमि का अंतरण करेगा, बशर्ते दोनों उसी जिला का निवासी हो। ओबीसी भी है तो दोनों सेम जिला का हो तभी भूमि अंतरण हो सकता है, वो भी उपायुक्त के आदेश पे। जो व्यक्ति एसटी मतलब गैर एसटी यानी एसटी नहीं हो, गैर एससी या गैर ओबीसी यानी ये तीनों जो समुदाय एसटी एससी ओबीसी ये तीनों समुदाय के छोड़ के जो बाकी का जो रैयत है ना, कायमी रैयत है, वो बगैर उपायुक्त की अनुमति से अपनी भूमि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अंतरण कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को ये दे सकता है, इसमें उपायुक्त का अनुमति लेने का जरूरत नहीं है। वो एसटी एससी ओबीसी जिसको देना है या फिर खुद अपने ही किसी को दे सकता है, उसमें किसी का अनुमति का जरूरत नहीं है। यदि किसी रैयत ने बंधक के द्वारा भूमि का अंतरण किया है तो बंधक की अवधि पूरा होने के 3 वर्ष के अंदर रैयत द्वारा उपायुक्त के द्वारा रैयत के दखल दिलवाएगा। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बंधक के द्वारा भूमि का अंतरण किया हो, है ना, बंधक के द्वारा भूमि का ट्रांसफर हुआ, तो ऐसी स्थिति में रैयत जो है, जो बंधक रखा था, वो बंधक जो लिया है उसको भूमि 3 वर्ष के अंदर ही दिलवाएगा, है ना, उस पर दखल दिलवाएगा, नहीं तो उपायुक्त के मत से दखल कर सकता है, वो दखल करवा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने गैर आदिवासी को जमीन का अंतरण किया है, अगर कोई व्यक्ति है गैर आदिवासी को जमीन का अंतरण किया है और 12 वर्ष की अवधि के अंदर जमीन की वापसी के लिए उपायुक्त को आवेदन देता है और उपायुक्त जांच के उपरांत अंतरण को गलत पाए जाने पर ऐसे अंतरण को रद्द करेगा और खरीदार को जमीन से निष्कासित कर देगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसका ये कहने का मतलब है कि कोई आदिवासी है, अगर वो नियम सम्मत जो भी नियम बताया ऊपर में कि आदिवासी को ही जमीन देगा, सेम पुलिस स्टेशन का होगा, सेम थाना का क्षेत्र का होना चाहिए, अगर ये नियम पालन नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में 12 वर्ष के अंदर अगर उसके कोई वंशज या उसके कोई भी आने वाले जो पीढ़ी है वो अगर जाके उपायुक्त को आवेदन देता है ना, तो इस पे उपायुक्त एक जांच करके देखेगा कि क्या सच में जो आरोप लगाया गया वो सही है, और अगर सही पाया जाता है ना, और अगर नियम का उल्लंघन हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है उस जमीन से जो खरीदा है रैया जो दूसरे खरीदार को निष्कासित कर देगा उससे, है ना। यदि खरीदार ने ऐसी भूमि पर कोई संरचना बना ली हो, अब ऐसा क्या होगा जब उस पर कोई संरचना बना ली हो और विक्रेता इसका मूल्य नहीं देना चाहता है ना, जो भी बेचने वाला है वो अगर उस पर कोई जमीन संरचना कर लिया है और अगर उसके बदले में वो अगर कह रहा है कि हमको इसका और मूल्य चाहिए और अगर नहीं देता है ना, तो उपायुक्त खरीदार को 6 महीने के अंदर संरचना हटाने का आदेश दे देगा। क्या देगा कि 6 महीने के अंदर कहेगा संरचना आप हटा लीजिए। इस अवधि के पश्चात उपायुक्त स्वयं इस संरचना को हटा सकता है। अगर ये अवधि खत्म हो जाएगा 6 महीने के बाद, उपायुक्त खुद चाहेगा तो खुद उस संरचना को हटा सकता है, इतना पावर दिया गया है दोस्तों। ये धारा 46 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब धारा 46(1), इसी में एक धारा 46(1) बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। उसमें क्या है, धारा 46(1) में क्या कहता है कि धारा 46(1) का उल्लंघन किए जाने वाले अंतरण का निबंधन नहीं होगा, है ना। जो धारा 46(1) है यानी जो 46 था उसमें उसका जो कोई भी उल्लंघन करता है तो उसमें निबंधन नहीं होगा यानी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या किसी भी कोर्ट में वैध नहीं होगा, और ये किसी भी कोर्ट में भी वैध नहीं माना जाएगा इसको। जमीन के अवैध अंतरण के कुछ मुख्य उदाहरण है। अवैध अंतरण कैसे कैसे होता है उसका उदाहरण है, जैसे उपायुक्त के अनुमति के बगैर एसटी एससी ओबीसी की जमीन की खरीद बिक्री, ये एक गैर कानूनी है ना, कि उपायुक्त के आदेश के बिना ही कोई जमीन खरीद बिक्री हो रहा है। आदिवासी के द्वारा गैर आदिवासी को जमीन बिक्री एवं दान, अगर कोई आदिवासी है वो अपने जमीन को किसी बिक्री करता है कि गैर आदिवासी को और दान देता है, तो ये भी अंतरण जो वो अवैध है। सादा कागज पर लिखा पढ़ी करके बिक्री करना ये भी अवैध है। बगैर निबंधन का खरीद बिक्री करना, बिना निबंधन का खरीद बिक्री करना ये भी अवैध है। मौखिक खरीद बिक्री करना ये भी अवैध है। गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासी महिला के साथ विवाह कर जमीन की खरीद बिक्री करना, है ना, अगर कोई गैर आदिवासी वो आदिवासी महिला से विवाह कर लिया और जमीन का खरीद बिक्री किया ये भी अवैध है ना। छल प्रपंच के द्वारा भी अगर जमीन का अंतरण हुआ तो ये भी गलत है ना दोस्तों। तो ये सारा प्रक्रिया
के माध्यम से अगर किया जाता है तो इस तरह का जो अंतरण है वो अवैध अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि, अगर मान लेते हैं कि परंतु उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि क्रेता यानी खरीदने वाला ने छोटानागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1969, जो छोटानागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम जो 1969 में लागू होने से पूर्व भी कोई ठोस संरचना या निर्माण कर लिया है ना, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1969 जो है संशोधन अधिनियम है ये, उसके पूर्व ही कोई ठोस संरचना कर लिया है तो सीएनटी एक्ट 1908 के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद ऐसे अंतरण को वैधता प्रदान कर दिया गया है ना। यानी जो इसमें क्या किया गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो आया संशोधन अधिनियम 1969, उसके द्वारा जो भी इससे पहले जमीन खरीद बिक्री हो रहा था छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत, उसको वैध करार दे दिया गया, चाहे वो नियम सम्मत ही क्यों ना हो उस वक्त, बशर्ते खरीदार रैयत के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है ना। बशर्ते क्या हो कि जो खरीदार है, जो बेचने वाला का उसका क्षतिपूर्ति का भुगतान या पुनर्वास के लिए भुगतान कर दिया हो तो, है ना। धारा 46 में एससी को अर्थ अनुसूचित जाति आदेश 1950 में उल्लेखित निम्नलिखित जातियों से है ना। जो धारा 46 है उसमें एससी वर्ड यूज किया गया है, तो उसमें कौन कौन से 1950, ये 1950 का आदेश है ये, उसमें कौन कौन सी जातियां वो दिया हुआ यहाँ पे। इसमें बंतर है, बावरी है, भोक्ता है, भुइया, चमार, मोची, चौपाल, धोबी, डोम, धांगर, दुसाद, धारी, धरी या धरी, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बैगी, दबगर, मुसहर, नट, पान, स्वासी या बुनकर, पासी, रजवार, तूरी, ये सारे जो जातियां हैं ये धारा 46 में जो लिस्ट दिया गया है उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत ये लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 46 में एसटी का अर्थ अनुसूचित जनजाति के आदेश 1950 में उल्लेखित निम्नलिखित जातियों से है, जैसे असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बतूड़ी, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, चेरो, चिकबड़ाई, गौड़, गोड़ायत, हो, करमाली, खड़िया, खड़िया में ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, हिल खड़िया, तीनों हो गया, खेरवार, खोन, किस्तान, कोरा, कोरवा, लोहरा या लोहार, महली, सौरिया, पहाड़िया, सबर, भूमिज, कंवर, ये सारा जनजाति है दोस्तों, 32 जनजाति वो सारा इसमें है, और 8 आदिम जनजाति वो सारे इसमें शामिल है ना। धारा 46 का उद्देश्य के लिए पिछड़ा वर्ग का आशय, इसमें पिछड़ा वर्ग का भी एक लिस्ट बना है। आशय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी वैसी जाति से है जिसकी घोषणा राज्य सरकार के माध्यम से, है ना, के माध्यम से सरकारी गजट करेगी, है ना। 23 जून 1962 को बिहार के राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर सीएनटी के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग की एक सूची की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित 51 जातियां शामिल है, तो 51 जाति को शामिल किया गया है ना, 51 जातियों को इसमें शामिल किया गया। ये 23 जून 1962 के बिहार के जो तत्कालीन राज्यपाल थे वो इसको 51 जातियों को शामिल किए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन है, बारी है, बनपर है, वैदिया, बेलदार, भटियार, भेड़ियर, बींद, चिक, दफाली, धुनिया, गोड़ी, कहार, पंगानिया, सोफा, धानु, केवट, खटिक, माली, मल्हा, मदारी, मेहतर, लाल बैगी, हलालखोर, धोबी, हजाम, कसाब, मारिया, नट, नोनिया, पमरिया, खेखड़ा, तांती, तुरहा, भार, भुईहर, धरवार, गुलगुलिया, कवार, खतौरी, उड़मी, मझवार, मलार, प्रधान, तबड़िया, भुइया, अगरिया, बागदी, भास्कर और कायबरता, है ना, करोरा, मौलिक, बहिरा, पांडु इत्यादि, ये सारी जातियां 51 जातियां दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है कौन 51 जाति है इसमें शामिल, है ना। अब धारा 49, इसके अंतर्गत रैयत उचित एवं पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अंतरण कर सकता है। जो धारा 49 है उसके अंतर्गत जो रैयत है वो अपनी भूमि का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अंतरण कर सकता है। किस किस उद्देश्य से कर सकता है, उद्योग या इसके अनुषंगी इकाई के लिए, है ना, उद्योग या इसके अनुषंगी इकाइयों के लिए ट्रांसफर कर सकता है, खनन के लिए कर सकता है, खनन एवं इसके अनुषंगी इकाई के लिए करता है। अर्थात इस धारा के तहत सिर्फ उद्योग
और खनन कार्य के लिए जनजातीय जमीन का अंतरण हो सकता है। सिर्फ उद्योग और खनन कार्य के लिए जनजातीय जमीन का अंतरण हो सकता है, ऐसा नहीं कि और चीज के लिए। इसमें खरीदार कोई जाति या व्यक्ति नहीं है ना, कोई जाति या व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक संस्था, संगठन, बोर्ड या निगम होता है ना, कोई व्यक्ति नहीं इसमें। 1996 के पहले अन्य उद्देश्यों के लिए भी जनजातीय जमीन का अंतरण संभव था, है ना। 1996 से पहले क्या होता कि इसके अलावा भी, ये उद्योग और खनन के लिए के अलावा भी अन्य उद्देश्य के लिए भी जमीन अंतरण होता था, लेकिन सीएनटी संशोधन 1996 के द्वारा, है ना, 1996 के द्वारा उद्योग एवं खनन के लिए ही जमीन का अंतरण हो सकता है। जो 1996 था उसके लिए ही सिर्फ इसका है जो अंतरण हो सकता है, इसके अलावा नहीं। इस प्रकार से अंतरित भूमि का उसी प्रकार के लिए, उसी उद्देश्य के लिए उपयोग होगा जिस उद्देश्य के लिए अंतरण हुआ है। ऐसा नहीं कि कर लिया अंतरित हम लोग किस चीज के लिए, खनन के लिए, है ना, या कोई उद्योग के लिए, और उसका यूज कर रहे किसी और चीज के लिए। और ऐसे प्रत्येक अंतरण, है ना, ऐसे प्रत्येक अंतरण, जो भी अंतरण है, प्रत्येक अंतरण के लिए उपायुक्त की लिखित पूर्व अनुमति से निबंधन कराना होगा। उपायुक्त के पहले अनुमति लेना होगा, फिर उसका निबंधन कराना होगा। यदि किसी काश्तकार को भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत या अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के अंदर, है ना, अगर ये नियम तोड़ के अगर कोई करता है ना, खनन और उद्योग के अलावा, मतलब कह दिया कि खनन और उद्योग के लिए कर रहा है और उसका वो चीज उपयोग नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, कायमी रैयत जो है या अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के अंदर, गैर कायमी या अनाधिभोगी रैयत 1 वर्ष के अंदर, जो गैर कायमी या अनाधिभोगी रैयत है वो 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है, और जांच के उपरांत रैयत को जमीन का दर्जा दिलवाएगा ना। अगर इसमें सही पाया जाता है तो फिर से जमीन का दर्जा दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बिहार अधिसूचना क्षेत्र, बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969, बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के द्वारा धारा 71 में एक उपधारा, है ना, बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के द्वारा धारा 71 में एक उपधारा 71 ए शामिल किया गया, है ना, एक उपधारा 71 ए शामिल किया गया इसमें, जिसमें प्रावधान है कि यदि उपायुक्त को किसी भी समय सूचना प्राप्त होता है, अगर उपायुक्त को किसी भी समय सूचना प्राप्त होता है कि आदिवासी रैयत की भूमि का धारा 46 का अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो खरीदार को बगैर किसी क्षतिपूर्ति रैयत को भूमि का दखल दिलवाएगा, है ना। इसमें एक 71 ए जोड़ा गया दोस्तों, बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के द्वारा 71 ए जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि, है ना, उपायुक्त को यह सूचना मिलता है कि आदिवासी रैयत की भूमि को जो धारा 46 हम लोग पढ़े का अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो खरीदार को बगैर किसी क्षतिपूर्ति को, मतलब खरीदार जो था उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा, है ना, और उसको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, है ना। परंतु इसमें एक और क्लॉज है कि खरीदार ने 30 वर्षों के अंदर भवन का निर्माण कर लिया है। अगर खरीदार है जो 30 वर्ष के अंदर भवन का निर्माण कर लिया है और रैयत उसका मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है ना, और जो रैयत है उसका जो पैसा वो दिया था वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है होता है, तो उपायुक्त खरीदार को 6 माह के अंदर, कितना, 6 माह के अंदर संरचना को हटाने को कहेगा, जिसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी। कहेगा 6 महीने के अंदर आप है सो अपना संरचना हटा लीजिए, और ये अधिकतम 2 साल इसका रहेगा। ऐसा ना करने पर उपायुक्त जो है वो संरचना को हटा सकता है, ऐसा नहीं करेगा तो उपायुक्त है जो संरचना को हटा सकता है, ऐसा इसमें नियम है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि, एक और क्लॉज इसमें, परंतु यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि खरीदार ने 8 फरवरी 1969 को बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में आने से ठीक पूर्व, है ना, अगर ये उपायुक्त ये पाता है कि जो बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम है उसके प्रभाव से आने से ठीक पूर्व जमीन पर कोई संरचना या भवन का निर्माण कर लिया है ना, जमीन पर कोई संरचना या भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह आदिवासी रैयत को वैकल्पिक भूमि या उचित क्षतिपूर्ति दिलवाकर खरीदार को दखल को वैध ठहरा सकता है ना, मतलब उसको अन्य कहीं पे वैकल्पिक भूमि दे देगा
और कहेगा जो खरीदार है उसका जो दखल वो सही है, परंतु यदि 8 फरवरी 1969 के पहले ऐसी संरचना निर्मित नहीं थी, अगर 8 फरवरी 1969 से पहले अगर इसमें कोई संरचना नहीं थी बनी हुई, तो ऐसी भूमि आदिवासी रैयत को वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह का भूमि को आदिवासी को ये वापस कर दिया जाएगा। यह संरचना या भवन का अर्थ 10,000 रुपये से अधिक मूल्य से है। जो मतलब यहाँ पे जो संरचना है या भवन का अर्थ ऐसा संरचना या भवन जो 10,000 रुपये से अधिक हो। धारा 71A के अंतर्गत, है ना, अब देखते हैं धारा 71A के अंतर्गत क्या प्रावधान है। धारा 71A के अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेटरी कोड क्या बनाया गया? धारा 71A के अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेटरी कोड बनाया गया, ऐसा SAR कोड बनाया गया है ना, जो जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय को कंपनसेशन के माध्यम से, किसके माध्यम से? कंपनसेशन के माध्यम से अंतरण को वैधता प्रदान करता है ना। इसमें कंपनसेशन देके वैधता जो है वो अंतरण को वैधता प्राप्त करता है। परंतु यदि उपायुक्त जांच उपरांत संतुष्ट है कि जमीन पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त किया है तो वह आदिवासी रैयत को जमीन का दखल दिलवाएगा, है ना। अगर इसमें उपायुक्त पाता है कि ये जो कब्जा कोई कर लिया है वो प्रतिकूल है ना, ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है रैयत को वापस कब्जा दिलाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में आदिवासी रैयत जमीन का बाजार मूल्य और भूमि पर विकास के बदले की क्षतिपूर्ति देगा, है ना। ऐसे स्थिति में क्या होगा? आदिवासी जो है, आदिवासी रैयत जमीन का बाजार मूल्य और भूमि पर विकास के बदले क्षतिपूर्ति देगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें उपायुक्त जांच के उपरांत पाता है कि जमीन पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त है ना, तो आदिवासी रैयत को जमीन का दखल दिलवाएगा, आदिवासी का जो जमीन है उसको वापस दिलाएगा। ऐसी स्थिति में अगर उस पर कोई संरचना बन गया या कुछ भी है उस पर, तो उसको बाजार मूल्य की स्थिति से या जो उस पर विकास किया, कोई डेवलपमेंट कार्य किया, उसके बदले वो क्षतिपूर्ति वापस कर देगा। आदिवासी को ऐसा करना पड़ेगा, है ना। ये और एक है जो धारा 71A के अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेटरी कोड SAR कोड बनाया गया है, जो जनजातीय भूमि का गैर जनजाति को कंपनसेशन के माध्यम से अंतरण की वैधता प्रदान करता है ना। इसमें क्या करता है कि कंपनसेशन के माध्यम से वैधता प्रदान करवाता है इसमें SAR कोड में, है ना, कि कंपनसेशन दे दो भाई, आपको वैधता मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 71B। धारा 71B है, धारा 71B में भूमि का अवैध अंतरण के लिए 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान। अगर 71B में क्या बताया गया कि भूमि का अगर अवैध अंतरण किया गया तो 3 वर्ष का सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। धारा 118, अभी धारा 118 है, इसमें जमींदारों के विशेषाधिकार भूमि के परिभाषित किया गया है। जो जमींदार है उसका विशेषाधिकार की भूमि इसमें परिभाषित किया गया है ना। विशेषाधिकार भूमि का आशय वैसी भूमि से है जिसका जमींदार स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा खेती करता अथवा भाड़ा के श्रमिकों के द्वारा खेती करवाता अथवा काश्तकार को 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए पट्टा, कोई काश्तकार है उसको 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टा देकर खेती करवाता है। ऐसी भूमि छोटनागपुर में जिरात के नाम से जानते हैं। ऐसी भूमि को छोटनागपुर क्या कहा जाता है? जिरात के नाम से जाना जाता है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में ऐसी भूमि रजिस्टर में मजियस या बैठ खेता के नाम से दर्ज है ना। धारा जो 118 है 118 है, इसमें जमींदार को विशेषाधिकार भूमि मिला हुआ है ना, उसको परिभाषा दिया गया है। विशेषाधिकार भूमि का आशय क्या है? विशेषाधिकार भूमि कैसा भूमि है? जिसका जमींदार स्वयं खुद से या अपने किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा खेती करवाता है अथवा भाड़ा पे देता है ना, भाड़ा पे देता है। या भाड़ा पे किसको देता है? श्रमिकों को, उसको देकर खेती करवाता है। अथवा कोई काश्तकार को 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टा देकर, है ना, कोई काश्तकार है उसको 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टा देकर खेती करवाता है। ऐसी भूमि को झारखंड में क्या कहा जाता है? छोटनागपुर में जिरात कहा जाता है। क्या कहता है? जिरात नाम से जाना जाता है। छोटनागपुर काश्तकार अधिनियम 1869 में ऐसी भूमि जो है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में जो है, ऐसी भूमि रजिस्टर में मझियस या बैठ खेता के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर में क्या नाम दिया गया इसका? मझियस या बैठ खेता के नाम से दर्ज है। धारा 264, इसमें क्या? CNT एक्ट 1908
के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए नियम का निर्माण कर सकती है ना। इसमें कहा गया कि जो धारा 264 में क्या करा है कि सीएनटी एक्ट 1908 का उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह का नियम आगे भी भविष्य में बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट धारा था उसको हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। अब बाकी बहुत सारे धारा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों वो, है ना। आपको मेन मेन जो धारा है उसको जानना है, तो जो मेन धारा जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो आपको हम बता चुके हैं, है ना। अब आपको इससे अधिक अगर पढ़ना है और जानकारी चाहिए तो आप इसका जो है ऑफिशियल जो सीएनटी एक्ट का जो ऑफिशियल पेज है आप उसको पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन यहाँ कर लेते हैं अध्याय के बारे में, ताकि आपको एक ओवरऑल जो और भी बाकी धारा है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अध्याय 1 में हम लोग पढ़े, उसमें धारा 1 से 3 तक था, है ना दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। धारा 1 से 3 तक था। इसमें क्या लिखा हुआ था हम लोग पढ़े थे, संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा परिभाषा पढ़े, ठीक है। उसी तरह अध्याय 2 धारा 4 से 8 है, इसमें काश्तकारों का वर्गीकरण पढ़े। इसी तरह धारा 3 इसमें धारा 9 से धारा 15 तक था, है ना, धारा 9 से धारा 15 तक था, इसमें भूधारक के बारे में पढ़े। धारा अध्याय 4 है जो, है ना, यहाँ अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोग धारा 16 से धारा 36 तक पढ़े, इसमें रैयत के बारे में पढ़े हम लोग, पढ़ लिए। अध्याय 5 में धारा 37 था, एक ही धारा था इसमें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में पढ़े। मेनली हम लोग वहां जो काश्तकार का जो हम लोग वर्गीकरण किए थे, है ना, काश्तकार का वर्गीकरण किए थे, एक बनाए थे भूस्वामी, है ना, एक था रैयत, एक था दर रैयत, और एक था मुंडारी खुदकट्टीदार, है ना, मुंडारी खुदकट्टीदार। तो हम लोग भूस्वामी के लिए पढ़े थे, है ना, भूस्वामी या भूधारक, किसी को भूधारक भी बोलते हैं। और दूसरा एक रैयत के लिए पढ़े, खुदकट्टीदार, मुंडारी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत भी पढ़े। इसमें रैयत का अलग अलग हम लोग पढ़े थे। फिर अधिभोगी रैयत, क्या क्या पढ़े थे, अधिभोगी रैयत, जिसको हम लोग कायमी रैयत भी बोलते हैं, या कायमी रैयत। फिर अनाधिभोगी रैयत पढ़े, अनाधिभोगी रैयत पढ़े, इसी को गैर कायमी रैयत भी कहते हैं। गैर कायमी रैयत भी कहते हैं। और एक था इसमें मुंडारी खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। तो ये सारा पढ़े, तो वही यहाँ से है ना। अब देखिए यहाँ धारा 6 में क्या है, धारा 38 और धारा 42 तक, धारा 38 से धारा 42 तक जो पढ़े हैं, है ना, इसमें अनाधिभोगी रैयत और गैर कायमी रैयत के बारे में इसमें हम लोग पढ़े, अनाधिभोगी रैयत या गैर कायमी रैयत। धारा 7 में है, अध्याय 7 में धारा 43 के बारे में पढ़े, है ना, धारा 43 के बारे में पढ़े। अध्याय इसमें क्या था, अध्याय 4 तथा अध्याय 6 में छूट गया था, इसमें जमींदारी भूमि लगभग इसमें था, सरकारी भूमि इस तरह का चीज था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में हम लोग देखे हैं, इसमें धारा 44 से लेके धारा 51 तक था, है ना, धारा 44 से धारा 51 तक। इसमें जोतों और या भूधृतियों के पट्टे का अंतरण है, तो जो जोत और भूमि है वो कैसे अंतरण होगा उसके बारे में इसमें बात किए थे। अध्याय 9 में क्या है, अध्याय 9 में है धारा 52 और धारा 63 तक है। इसमें लगान के बारे में साधारण उपबंध दिया हुआ है अध्याय 9 में। इसी तरह अध्याय 9 का एक है, इसमें धारा 63 से धारा 63 खा तक है, इसमें बंजर भूमि का कैसे बंदोबस्त होगा उसके बारे में बात है। इसमें धारा 10 में तो धारा 64 से धारा 75 तक है ना। इसमें भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए उपबंध दिया हुआ है, भूस्वामी और काश्तकारी के लिए इसमें उपबंध दिया हुआ है।
अध्याय 11 में धारा 76 से लेके धारा 79 तक है। इसमें परंपरा और संविदा के बारे में, किस परंपरा से उस पे काम किया जाएगा, खेती किया जाएगा, क्या संविदा होगा उसका। अध्याय 12 जो है इसमें धारा 80 से लेकर 100 तक है। इसमें अधिकार अभिलेख लगानों का निर्धारण, जो आपका अधिकार अभिलेख है उसके बारे में इसमें बात किया, लगान के बारे में बात किया। अध्याय 13 इसमें धारा 101 से लेकर धारा 117 तक है। तो भूमि संबंधी शर्त है ना, भूमि संबंधी शर्त एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख है। इसमें जो भूमि संबंधी शर्त है उसका रूपांतरण और उसका अभिलेख है, उसके बारे में से बात किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार धारा 14 है, इसमें धारा 118 से 126 तक है। तो धारा 118 से लेकर धारा 118 से 126 तक है। इसमें भूस्वामी का विशेषाधिकार बताया गया इसमें, है ना, उसके बारे में जो अभिलेख है उसके बारे में बात किया। धारा 15 जो है, सॉरी धारा 15 नहीं, अध्याय 15 इसमें धारा 127 से लेकर धारा 134 तक है। अध्याय 15 में धारा 127 से लेकर 134 तक है। इसमें क्या बताया गया, अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत, है ना, जो अधिकार अभिलेख और खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत उसके बारे में बात किया गया। ग्राम मुखिया के बारे में बात किया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की क्या बाध्यताएं उसके बारे में बात किया गया है। इसी तरह अध्याय 16 है, इसमें धारा 135 से लेकर 229 तक है। इसमें क्या बोला गया है, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, है ना, उपायुक्त के द्वारा जो इस तरह का विषय उसके ऊपर क्या न्यायिक प्रक्रिया कर सकता है, वो धारा 16 में बात किया गया है। अध्याय 16 में ये बात किया गया है। अध्याय 17 में क्या, धारा 230 से लेकर 238 तक है। इसमें परिसीमा की बात की गई है, परिसीमा इसकी क्या क्या होगी उसकी। और अध्याय 18 में धारा 239 से लेकर 256 तक है, 239 से 256 तक। इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध किया गया है, जो मुंडारी खुटकट्टीदार है उसके विषय में विशेष उपबंध किया है। और जो धारा 19 है, सॉरी अध्याय 19 जो है, उसमें धारा 257 से लेकर धारा 271 तक है ना, धारा 257 से लेकर 271 तक है। इसमें अनुपूरक उपबंध किया गया है, में जो भी बचा हुआ है वो सारा उपबंध यहाँ पे किया गया धारा 19 में। तो ये दोस्तों 2-4 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो ये यहाँ से हो जाएगा, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा दोस्तों। और इसमें आपको मास्टर नहीं करना है, नॉलेज इसका रखना है आपको क्वेश्चन, ताकि ऑप्शन से पकड़ा जाए दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बहुत इस पे बहुत जानना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल भी है दोस्तों, है ना। ठीक है, आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना। इसमें हम लोग बताए थे कि इसमें अध्याय 19 और 271 धारा है। अब ये सीएनटीस एक्ट का मूल्यांकन करते हैं। क्या मूल्यांकन करते हैं, इसमें क्या है कि यह संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल की गई है। इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल की गई है, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल की गई। ऐसा क्यों किया गया, ताकि न्यायपालिका का इसमें हस्तक्षेप ना हो सके, है ना। अभी तक इस कानून में 26 बार संशोधन हो चुका है, 26 बार इसमें संशोधन हो चुका है। 23 नवंबर 2016 झारखंड विधानसभा 23 नवंबर 2016 को झारखंड विधानसभा ने इस कानून में 27वां संशोधन विधेयक पारित किया, है ना। 23 नवंबर 2016 को 27वां इसमें संशोधन विधेयक पारित किया था। झारखंड 5वीं अनुसूची का राज्य है, झारखंड जो 5वीं अनुसूची का राज्य है ये आपको पता है। और यहाँ अधिसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। इसमें अधिसूचित क्षेत्र का भी गठन किया गया और आदिवासी जनजातीय परामर्शदात्री समिति का भी गठन किया गया। इसलिए भूमि से संबंधित कानून से निर्माण के लिए जनजातीय परामर्शदात्री समिति की अनुशंसा आवश्यक है। इसलिए जो भूमि से संबंधित कानून है उसके निर्माण के लिए जनजातीय परामर्शदात्री की अनुशंसा आवश्यक है। पहले उसे अनुशंसा लेना होगा तभी बनेगा, और अनुशंसा के आधार पर भूमि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित होता है। जब जो जनजातीय परामर्शदात्री समिति है वो अनुशंसा करती है, उसके बाद ही विधानसभा में कानून बनती है, और फिर राष्ट्रपति के आदेश मिलने के पश्चात यह प्रभावी हो जाती है ना। इस पर राष्ट्रपति जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो ये प्रभावी हो जाता है ना। ठीक है दोस्तों, 1962 में बिहार सरकार ने एसटी एवं एससी के अलावा पिछड़ा वर्ग की एक सूची भी घोषणा की, लेकिन पिछड़ी जातियों को भूमि के अंतरण में कोई रोक नहीं लगाई, है ना। 1962 में जो है बिहार सरकार ने एसटी और एससी के अलावा पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल कर दिया, है ना, लेकिन भूमि के अंतरण, भूमि के ट्रांसफर का कोई रोक नहीं लगाया। ठीक है, 25 जनवरी 2012 को, अब क्या होता है, 25 जनवरी 2012 को झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड का जो उच्च न्यायालय ने इस सूची जो बनाया था पिछड़ी जाति का, वो 51 वो जाति थी उसमें
51 जाती थे कि अनुमति भूमि के अंतरण के लिए उपायुक्त को अनुमति का अनिवार्य कर दिया है ना। अब हाईकोर्ट क्या बोला, झारखंड हाईकोर्ट, नहीं जैसे एससी और एसटी के लिए उपायुक्त का आदेश लेना जरूरी है, उसी तरह अन्य पिछड़ी जाति का जो 51 जाति है उसके लिए भी अब उपायुक्त से अनुमति लेना जरूरी है होगा। 2016 में सीएनटी एक्ट की धारा 21 है ना, जो सीएनटी एक्ट की धारा 21, 49(1) और धारा 71(a) है ना में संशोधन का प्रस्ताव आया। क्या हुआ 2016 में कि सीएनटी एक्ट का धारा जो 21 था, 49(1) था, धारा 71 में ए में संशोधन का प्रस्ताव आया, लेकिन यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया, ये वापस ले लिया गया। धारा 21 में, धारा 21 क्या है में जमीन की प्रकृति बदलने और इसके व्यावसायिक उपयोग का अधिकार आदिवासियों को प्रदान किया गया है ना। क्या था धारा 21 में कि जमीन की प्रकृति बदलकर इसके व्यावसायिक उपयोग का अधिकार आदिवासी को प्रदान कर दिया गया ना, जा रहा था है ना, प्रदान किया जा रहा था। ऐसा होने पर ऐसा होता तो क्या होता, जमीन का गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता था, है ना, ऐसा गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता था इसका, पर जमीन पर से आदिवासी का मालिकाना हक समाप्त नहीं होता। और इससे क्या होता है, आदिवासियों का इससे मालिकाना हक समाप्त नहीं होता इससे। धारा 49(1) में क्या प्रावधान था, इसमें प्रावधान है कि आदिवासी रैयत सिर्फ उद्योग और खनन के लिए जमीन का अंतरण कर सकता है। ये हम लोग पढ़े अभी 49(1) में कि जो आदिवासी जमीन है वो सिर्फ उद्योग और खनन के लिए ही इसका अंतरण किया जा सकता है। और धारा 49(2) में अंतरित भूमि का उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए होगा ना, जो 49(2) क्या बोलता है कि उस अंतरित भूमि का उपयोग सिर्फ उसी कार्य के लिए होगा, कोई दूसरे कार्य के लिए नहीं हो सकता है। जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अंतरण किया गया उसी उद्देश्य से होगा। इन दो धाराओं में यह संशोधन किया जा रहा था कि खनन, इसमें क्या किया था कि खनन एवं उद्योग के अलावा, इसमें यह किया जाता है कि खनन और उद्योग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी जनजातीय जमीन का अंतरण किया जाता है। खनन और उद्योग के अलावा भी अन्य उद्देश्यों के लिए भी जमीन का अंतरण किया जा सकता है। ऐसा इसमें संशोधन करके ऐसा नियम लाया जा रहा था, जो बाद में स्थगित कर दिया गया इस प्रस्ताव को। धारा 71(a) में क्या था, धारा 71(a) में था, इसमें प्रावधान है कि किसी भी समय संज्ञान में आने पर, किसी भी समय में संज्ञान पर आने पर उपायुक्त गलत तरीके से अंतरित आदिवासी जमीन का आदिवासियों को कब्जा दिलाएगा। ये इसमें था 71(a) में कि जब भी पता चलेगा उपायुक्त को तो आदिवासी का जमीन का अगर अंतरण हुआ है गैर कानूनी तो आदिवासी उस पर कब्जा दिलाएगा। लेकिन 8 फरवरी 1969 के पहले गैर आदिवासी ने आदिवासी की जमीन पर कोई ठोस संरचना बना ली हो, लेकिन उसमें यह भी था, शर्त लगा हुआ कि 8 फरवरी 1969 से पहले अगर कोई ठोस संरचना बना ली हो तो उपायुक्त आदिवासी को क्षतिपूर्ति दिलाकर ऐसे अंतरण को गैर आदिवासी के नाम पर वैध कर देगा ना। और इसमें था कि जो उपायुक्त है वो उसको क्षतिपूर्ति दिला के उसको गैर आदिवासी का जो भूमि है उसको वैध करा सकता है। नए संशोधन में क्षतिपूर्ति के माध्यम से भूमि के अंतरण को वैध ठहराने का प्रावधान अवैध घोषित कर दिया गया था ना। जो नया प्रावधान ला रहा था उसमें जो क्षतिपूर्ति देकर जो वैध कराया जा रहा था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए एसआर कोड को समाप्त कर दिया, इस उद्देश्य के लिए जो एसआर कोड बना था उसको समाप्त किया जा रहा था। एसआर कोड का मुख्य कार्य सिर्फ जमीन वापसी के मुकदमों के लिए सीमित किया जा रहा था ना। जो एसआर कोड का जो था सिर्फ जमीन वापसी के लिए ही इसको किया जा रहा था, ऐसा नहीं कि कंपनसेशन दिलाने का काम एसआर कोड का होगा। ऐसा संशोधन में लाया जा रहा था 2016 में, पर ऐसा आया नहीं दोस्तों, है ना। तो ये है, आपको मैं समझा सका ऐसा मुझे उम्मीद है, और आप लोग अगर आप इसको समझे होंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म है, हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, लेकिन अगर 1-2 बार आप पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें आप अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ऑप्शन से पकड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। इसमें आपको मास्टर नहीं करना है ना, आपको एग्जाम पास होना है। तो एग्जाम पास होने पर इसमें जितना मैं कंटेंट बताया वो काफी है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको समझा पाया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों, है ना। हमारे साथ आप लोग जुड़े, इसके लिए थैंक यू दोस्तों।